नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम सभी लोग भारतीय संविधान पर प्रकाश डाल रहे थे। भारतीय संविधान की कुछ चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। पहले तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के उपरांत भारतीय संविधान बना। फिर देखते हैं कि उससे पहले जो संवैधानिक विकास हुआ था उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर भारतीय संविधान के स्रोत हम लोगों ने पढ़े। फिर भारतीय संविधान के स्रोत के बाद जो भारतीय संविधान में भाग थे, अनुसूचियां थी, उनको हम लोग भली प्रकार पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हमें पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, देखिए, जो मूल अधिकार है बिना कर्तव्य के ठीक उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार वहीं तक अच्छे माने जाते हैं जहां हमारे कर्तव्य भी छिपे हों। यदि कर्तव्य नहीं है तो अधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं मूल अधिकार। अब इस पे हम देख रहे हैं कहाँ से लिया गया है हमारा मूल अधिकार। हमने जब सोर्स पढ़ाया था तो कहाँ से बताया था? अमेरिका से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। लेकिन भारत में जो इससे संबंधित कुछ बातें, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, उसमें उन्होंने मूल अधिकार का भी जिक्र किया था। जब हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ाई थी तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था नेहरू रिपोर्ट में। जैसे प्रांतीय व्यवस्था की बात की थी इन्होंने, जो है डोमिनियन स्टेट की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, साथ ही मूल अधिकार की भी बात की गई थी। और जो मूल अधिकार से संबंधित एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। तो उनको भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब उसके बाद इसी में अब देखते हैं और क्या इसकी खासियत है। तो क्या, पहला तो जो कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से लिए गए मूल अधिकार लिखते हैं, ठीक। फिर दूसरा जो देखा जाए, इसकी जो प्रकृति इच्छा पहले सब स्रोत देख लिया, यूएस हो गया। और कहाँ जिक्र है? नेहरू रिपोर्ट में है जिक्र। नेहरू रिपोर्ट में जिक्र है। 1928 में जो आई थी, मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों की मांग। और क्या देखते हैं, जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन होना था। तो उसी संविधान सभा के गठन के समय एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसमें जो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वेबल थे, उपाध्यक्ष नेहरू थे। तो उसमें भी रखा गया था जो समितियां, जो संविधान सभा, फिर उसी में संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा का निर्माण उसी कैबिनेट के तहत किया गया था। और संविधान सभा जो है, संविधान के अनुरूप जो अपने विभिन्न कार्यों को कैसे किया जा सके, तो उसके लिए समितियां बनाई गई थी। उन्हीं समितियों में एक मूल अधिकार समिति थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं जो इसकी प्रकृति क्या है। मूल अधिकार की प्रकृति, ये वाद योग्य है, मतलब इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है निर्णय दे सकते हैं, और अनिवार्य है, ये बाध्यकारी है, कह सकते हैं बाउंडेड है। जस्टिसेबल एंड बाउंडेड, मतलब ये जस्टिसेबल मतलब वाद योग्य, इसके आधार पर निर्णय दे सकते हैं। दूसरा जो है बाउंडेड, अनिवार्य, बाध्यकारी है, जैसे कोई भी राज्य जो है इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, या कह सकते हो सरकार का दायित्व है जो है इसको पूरा करना, इस अधिकार को हनन नहीं करना। या यहाँ पे कह सकते हो इस तरीके का संसद कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो इस प्रकार की बात। तो इसकी प्रकृति कैसी है? वाद योग्य व बाध्यकारी।
बाध्यकारी में जो सरकार मान लीजिए उल्लंघन करती है तो न्यायालय उस पर क्या रोक लगा सकता है, सरकार के उस कानून पे रोक लगा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मूल अधिकार को प्रवर्तित कौन करता है? प्रवर्तित जो करता है, लागू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, इसको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, और इसकी समीक्षा करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो वाद योग्य मतलब इसका क्या मतलब है? जस्टिसेबल, जस्टिसिएबल एंड बाउंडेड है, बाउंडेड, ठीक, जस्टिसेबल एंड बाउंडेड। अब वाद योग्य इस आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट, एससी लिखे दे रहे हैं, एससी निर्णय दे सकती है, निर्णय देती है, निर्णय दे सकती है। अच्छा, प्रस्तावना क्या वाद योग्य थी? हमने बताया था प्रस्तावना वाद योग्य नहीं थी, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। अब हम देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। ये तो थीम हो गई, इससे भी प्रश्न बना देते हैं, कॉन्सेप्ट के इसीलिए बताया। जो मूल अधिकार हैं, जैसे कुछ मूल अधिकार जैसे बता रहे हैं, वो आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं? पहले तो भाग देखते हैं, किस भाग से किस भाग में, हमने ये भी बताया था, पार्ट पढ़ाया था, भाग 3 में है, भाग 3 में है। दूसरी बात, अब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मतलब आर्टिकल, हमने ये भी बताया था उसी के पार्ट के साथ, आर्टिकल 12 से 36 ये बात की थी, आर्टिकल 36 ये हो गया, इतने से इतने तक हैं। फिर इस पर क्या बात आती है, जो मूल अधिकार पे देखा जाए, इस पर हमने बताया था कि जो मूल अधिकार के जो इन अनुच्छेद के बीच ही आएगा, मतलब इन अनुच्छेद तक ही रहेगा। अब कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, फिर लिखते चल रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी, इक्वलिटी। फिर और कौन है इसके बाद, ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 to 18 यहाँ तक है, मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी बात होती है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जो है समानता का अधिकार है, अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, तो यह कहता है संविधान में जो समानता के अधिकार से संबंधित बात नहीं दी गई है, बात नहीं की गई है, अनुच्छेद रख देगा 19, फिर रखेगा 14, 15, 16, 17, तो आपको यदि पता है इसके बीच में नहीं है तो समानता का अधिकार नहीं है, तो इससे भी एक क्लू मिल जाता है। फिर राइट टू ये लिखते चल रहे हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर क्या हो जाता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ये कह सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार ये। फिर इसके बाद जो देखा जाए कौन सा अधिकार है, ये कह सकते हो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। ये कौन किस आर्टिकल से? आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, दो ही हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण जो एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कौन सा इसके बाद हो सकता है, ये हो जाता है फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कह सकते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल
25 टू आर्टिकल 28 ये हैं। फिर यहीं पे जो एक और जो संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त किया गया, उसका भी जिक्र देख लेंगे। फिर जो है कौन सा अधिकार रहता है, जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जो कह सकते हो से संबंधित अधिकार जो है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये होया। ये कौन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जो है और आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है किसका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखते हैं क्या है ये, कहाँ से, इसका जो आर्टिकल 32 में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 32। तो इस प्रकार से देखते हैं। अब जो है मूल अधिकार के लिए एक तो भारत में विदेशी नागरिक भी आते हैं, मतलब विदेशी लोग भी भारत आते हैं, और भारत के जो नागरिक हैं वो तो हैं ही। तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही दिए गए हैं, मतलब जो यहाँ के नागरिक हैं, और कुछ हैं वो दोनों को दिए गए हैं। तो प्रश्न कभी कभी इनसे रख देते हैं, इनमें से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है, या ऐसे रख देते हैं इनमें से कौन सा जो मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को दिए गए हैं, या दोनों को नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार से कथन बना देता है, क्वेश्चन रख देता है। तो देखते हैं, केवल और केवल भारतीयों को दिए गए अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार ये कौन से हो सकते हैं, ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद या आर्टिकल कह लो, आर्टिकल कौन सा 15, फिर आर्टिकल जो है आर्टिकल 16, फिर आर्टिकल जो है 19, फिर आर्टिकल कौन सा होगा 29, और आर्टिकल 30। ये इतने जो हैं केवल भारतीयों को दिए गए, और जो यहाँ से यहाँ तक आते हैं वो सभी को प्रदान किए गए हैं। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या रहता है। ये आर्टिकल 12 से 35 कर लीजिएगा, 12 से 35 में वो जो है 36 से 51 चलते हैं। अब जो बात हमने 14 से की, 14 आर्टिकल से की, तो 2 आर्टिकल जो है उसके पहले 12 और 13 वो इतना उनमें कुछ खास पूछा नहीं जाता है, तो उस पर हम चर्चा इतना नहीं करेंगे। कभी डिटेल में उससे संबंधित जो वाद आए थे, केस आए थे, उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि देख लेते हैं, अब हम लोग एक एक आर्टिकल को देखेंगे, तब बाद में समझ भी जाएंगे। जैसे भारत के नागरिकों को केवल क्यों वो मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, विदेशियों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी बाद में हम जिक्र कर लेंगे फिर से एक बार। तो देखते हैं जो अब आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को देखते हैं इस दरमियान जो भी आते हैं मूल अधिकार में। तो आर्टिकल 12 में क्या रहता है, आर्टिकल 12 में देखते हैं, इसमें जो है
राज्य की परिभाषा दी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। तो इसमें और क्या दिया गया है, जैसे संघ, सरकार की बात की गई है, संघ, और फिर राज्य, और कौन सा हो जाता है, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। देखते हैं संघ की सरकार में क्या बताया गया है। संघ में जो है व्यवस्थापिका, जो कार्यपालिका कह सकते हो, कार्यपालिका का जिक्र है। संघ की कार्यपालिका जो पालिका जो है एग्जीक्यूटिव, जो संघ की कार्यपालिका उसके बारे में बताया गया है। फिर जो है देखा जाए दूसरा कौन है, जो इसकी विधायिका के बारे में बताया गया है, विधायिका। फिर देखा जाए राज्य में आ जाते हैं, राज्य में भी यही है, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में जिक्र है, इसमें कहा गया है, परिभाषित किया गया है। स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है इसमें, जो आर्टिकल 12 में, और जो है आर्टिकल जो आता है इसी में जो है कुछ सरकारी उपक्रम बताए गए हैं, जैसे गेल है, ओएनजीसी है, बैंक हैं, सरकारी जो बैंकें हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। अब देखते हैं उसके बाद कुछ भारतीय इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ओएनजीसी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और जैसे सेल है, ऐसी जो जिक्र किया गया है, जैसे सरकारी बैंकें हैं, सरकारी बैंक हैं। तो इसमें इतना इसमें पूछा खा जाता नहीं है, ये सब बस ये कह सकते हो राज्य की परिभाषा इसमें दी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या विधायिका कह सकते हो, ये सब जिक्र किया गया है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो विधायिका लेजिस्लेटिव। फिर देखते हैं आगे, फिर आर्टिकल जो है 13 में कौन सा उसमें जिक्र किया गया, ये अल्पीकरण से संबंधित है। मतलब अल्पीकरण का मतलब ये है जो ऐसे कानून जो संसद बनाएगी जो मूल अधिकार को प्रभावित करते होंगे, तो वो कानून स्वयं जो है शून्य घोषित हो जाएंगे। इसमें जो है आर्टिकल 13 का एक पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है, जो संविधान से पूर्व जो भी विधियाँ बनी थीं, वो विधियाँ थीं मूल अधिकार को प्रभावित कर रही थी, वो अपने आप निरस्त हो जाएंगी, मतलब शून्य हो जाएंगी, समझिएगा। मतलब जो संविधान बनाने से पूर्व कुछ कानून बने थे वो अपने आप अब समाप्त हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी संबंधित कानून था, बहुत चीज़ें थीं। अब उसके बाद देखते हैं आर्टिकल जो 2 में क्या कहता है, जो 2 कहता है जो संविधान के बाद कुछ विधियाँ बनी हैं तो वो भी क्या होगी, जो क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी, जो भी मूल अधिकार को प्रभावित कर रही होंगी वो, समझ रहे हैं आप। फिर जो है आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो विधियां आखिर हैं क्या, हम बात बार बार कर रहे हैं कि जो विधियां बनी होंगी संविधान बनने से पहले मूल अधिकार को प्रभावित कर रही होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। फिर हम कह रहे हैं कि बाद में जो संविधान बनने के बाद जो विधियां हैं वो मूल अधिकार को प्रभावित करें, वो समाप्त हो जाएंगी। फिर आर्टिकल 3 में किसका जिक्र है कि ये विधियां कौन सी हैं, तो ये विधियां जैसे नोटिफिकेशन हो सकते हैं, रूल हो सकते हैं, रेगुलेशन हो सकते हैं। अब कुछ वाद आए जिसमें खास संविधान संशोधन जो होता है ये भी विधि है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन एक मूल रूप से इससे प्रश्न एक ही रहता है कि अल्पीकरण से संबंधित जो अनुच्छेद कौन सा है, वो आर्टिकल 13 है। तो हम देखते हैं, चलिए आर्टिकल 13 में ये देख लेते हैं, संवैधानिक पूर्व विधियां, संवैधानिक पश्चात विधियां, संविधान के पश्चात जो मतलब बनी है पश्चात विधियां। फिर जो है आर्टिकल 13 में क्या बात, 13 के 3 में विधियों का अर्थ, विधियों का अर्थ क्या है, विधियों का अर्थ ये क्या मतलब, विधियों संबंधित ऐसी विधियां
ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट को हम शॉर्ट में लिख दें FR, फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करती हैं शून्य घोषित हो जाएंगी। शून्य घोषित, स्वयं शून्य घोषित हो जाएंगी या शून्य हो जाएंगी, स्वयं शून्य हो जाएंगी। ये बात आ गई। अब देखते हैं इसमें जो मेन क्या है, संसद द्वारा बनाए गए जो भी कानून FR मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करते हैं शून्य हो जाएंगे। कौन कानून शून्य हो जाएंगे? जो अब इसका मतलब अल्पीकरण से संबंधित है, अल्पीकरण से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद ये कौन? 13। इसका हम बाद में विधिवत जिक्र करेंगे, अभी परीक्षा की दृष्टि से हमें पढ़ना है। फिर इसका जो बहुत इसमें मामला होता है, इसमें 13 का 3 जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इससे संबंधित जो इसमें जो कोई भी बात है आर्टिकल 368 अनुच्छेद पर लागू नहीं होगी। बहुत कुछ इसमें जिक्र है, लेकिन इतना परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं। बस ये आता है जो मूल अधिकार को बनाने वाले कानून को कौन प्रतिबंधित करता है या उसको कौन शून्य घोषित करता है या अल्पीकरण से संबंधित अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 13 है। अब इसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं अब देखते हैं उसके बाद जो आता है, हमने बताया समता का अधिकार, समानता का अधिकार ये सब अब इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो आर्टिकल 14 में देखते हैं, आर्टिकल 14 जो है इसमें क्या कहा गया है, जो इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है, मतलब कानून के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। तो 2 शब्द हैं इसके अंदर, कानून के समक्ष समानता, ठीक। दूसरा क्या है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब इसमें क्या बात रहती है इम्पॉर्टेंट, जो कानून के समक्ष समानता, तो इसमें जो देखा गया कानून के समक्ष इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसमें ये नहीं देखा गया कि उसकी परिस्थिति समान है कि नहीं, तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक, मतलब कानून सभी के लिए समान है, परिस्थिति के अनुसार नहीं देखा गया। कि मान लीजिए कि 10 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से 4 बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छे मतलब बैकग्राउंड से हैं और 6 बच्चे जो हैं काफ़ी जो है पिछड़े जगह से आ रहे हैं, तो और एग्ज़ाम का पैटर्न बराबर है, संघर्ष बराबर है। तो अब क्या है, पहले उनकी परिस्थितियों को समान किया जाए, तब मतलब उस पर समानता का नियम लाया जाए। तो इसमें क्या था, परिस्थितियों को समान के आधार पे नहीं, जो भी समानता में आता है, जो भी एक समान बन गया कानून के, वो इसके जो समान हो जाएगा, मतलब इस अनुच्छेद के अनुसार वो कानून के समान है। तो ये नकारात्मक इसकी प्रवृत्ति होती है। ये किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन। और क्या है, ये नकारात्मक है, नकारात्मक। अब देखा जाए विधि का समान संरक्षण, इसमें क्या है, विधि का समान संरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा, समान परिस्थिति के आधार पर विधि का समान संरक्षण मिलेगा। अब जो है परिस्थिति समान कैसे की जाएंगी, वो रिजर्वेशन लगाया गया है सिस्टम, जैसे OBC SC ST, तो परिस्थिति समान करने के लिए तो इस प्रकार की बात है। तो ये जो है कौन है इसमें,
ये किससे लिया गया? यूएस से लिया गया है। ये सकारात्मक प्रकृति है इसकी। अब ये है समान परिस्थिति के आधार पर समान संरक्षण। अब इसी में जैसे हम रिजर्वेशन बता रहे हैं, सिस्टम क्या है रिजर्वेशन का, जैसे मानते हैं रिजर्वेशन दो प्रकार से होता है। एक ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और एक है ये कौन सा है दूसरा, जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ये आरक्षण। अब ये किस आधार पे से एससी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है? 22%। मतलब 100 सीटें पूरी हैं, ये 100 सीट हैं 100%, तो उसमें 22% क्या है? एससी की रिजर्व है, मतलब इन पे केवल एससी ही हो सकता है। अब जो है एसटी को कितना है? 7.5%। फिर ओबीसी के लिए कितना है? 27%। अभी जो 103 संविधान संशोधन 2019 में किया गया, तो उसमें ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग, तो उनको भी, तो ईडब्ल्यूएस 10%। तो ये पूरा कितना होता जाके है? ये 49 पॉइंट, ये पूरा हो रहा जाके 59.5%। अब बच कितना रहा है? बच रहा है 40.5%। ये जो है जनरल है, सामान्य। ये मतलब जो है इतनी सीट पे इस हिसाब से फिक्स है, इतने पे तो सीटें इसी कैटेगरी के अनुसार भरी जाएंगी। या जो विद्यालय में प्रवेश है शैक्षिक संस्थानों में, जो कि अभी आगे बात की गई है और संविधान के अनुच्छेदों में, वो इनके अनुसार रहेगा। लेकिन जो ये 40.5 है जनरल, मतलब ये जो है सबके लिए खुला है। जनरल का मतलब ये जो कैटेगरी से बाद में भी जो इस कैटेगरी से बच जाते हैं इसमें आने से, वो ज़्यादा मतलब सफल होते हैं, तो वो इसमें आ सकते हैं कि 39.5% सबके लिए है, जिसे जनरल का है सामान्य मतलब। और ये जो है रिजर्वेशन। अब इसमें क्षैतिज आरक्षण का क्या करते हैं? क्षैतिज आरक्षण बता रहे हैं। ये जैसे कोई वुमेन है, मान लीजिए ओबीसी है वुमेन, तो उसको तो ओबीसी है तो उसको 27% ओबीसी का तो मिलेगा जो रिजर्वेशन है ऊर्ध्वाधर। और साथ में जो महिला का आरक्षण होता है, महिला का आरक्षण जो है सीटें फिक्स हैं, वो अलग मिलता है। तो ये जो है कैसा कहा जाता है? वर्टिकल। जैसे कोई ईडब्ल्यूएस में है 10% उसको मिल रहा है। और यदि वह फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में आता है, तो ये तो मिलेगा ही, साथ में ये भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्षैतिज आरक्षण की बात रहती है। आगे चलते हैं। तो क्यों समान परिस्थिति किस आधार पे की जाएंगी? आरक्षण के आधार पे। अब देखते हैं आर्टिकल जो है ऐसे सीधा प्रश्न रखता है, जरा इसमें घुमाता नहीं है। कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस मौलिक मूल अधिकार के तहत है? तो आर्टिकल 14 में सीधे। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इसमें क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मैटर ऑफ, मतलब जो है कह सकते हो भेदभाव पर प्रतिषेध का जो ये है कानून बना है, मतलब भेदभाव पर प्रतिषेध के लिए जो ये अनुच्छेद बनाया गया है। अब मैटर ऑफ मतलब किन विषयों पे इसकी जिक्र करते हैं यहाँ पर? ये भेदभाव पर निषेध से संबंधित है। भेदभाव मतलब नहीं कह सकता, लेकिन किस आधार पे भेदभाव नहीं कह सकता इसका जिक्र है इसमें। जैसे आर्टिकल 15 का 1 किन आधारों पे नहीं कह सकता है?
पहले धर्म के आधार पे नहीं किया सकता है, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया सकता है, फिर नस्ल रेज के आधार पे भेदभाव नहीं किया सकता है, फिर क्या है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया सकता है, फिर जो है जेंडर मतलब लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया सकता है, के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है, नहीं किया सकता है। ये रिलीजन 1, जो कास्ट 2, रेस 3, जन्म स्थान बर्थ प्लेस 4, लिंग जेंडर 5, इन पांचों के आधार पे नहीं। कभी कभी इनमें से कुछ और रख देता है, कहता है इनके आधार पे हो सकता है क्या, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखते हैं जो है 15 के 2 में कहा है राज्य व नागरिक इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या रहता है 15(3), हमने बताया ना एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है, वही रिजर्वेशन सिस्टम बताया था, वही यहाँ भी है कुछ उसी तरीके से। जो सरकार जो भी राज्य है महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है, महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध ये हो जाता है। फिर देखते हैं क्या 15 का जो 4 है, इसमें मतलब अभी भेदभाव नहीं कर सकता था, अब इस आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। इसी आधार पे जो है महिलाओं बच्चों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम आती रहती हैं, तो इसी आधार पे। अब देखते हैं 15 के 4 में जो पिछड़े वर्ग के लोग मतलब सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिए जो है विशेष उपबंध करेगी सरकार या राज्य का मतलब केंद्र की भी, और जो स्टेट मतलब राज्य, वैसे जो यहाँ पर राज्य का मतलब सेंट्रल से है, केंद्र से, ठीक। तो अब देखते हैं 15 का 4 में केंद्र से। अब देख रहे हैं क्या सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े मतलब पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति, एससी अनुसूचित जाति, एससी व अनुसूचित जनजाति, या सीधे हम लिख रहे हैं एसटी, ठीक, के विकास के लिए ये लिख रहे हैं अब, हाँ, के विकास के लिए विशेष उपबंध राज्य करेगी। फिर क्या है 15 जो 5 में क्या कहा गया है, 15 से 5 में जो है शैक्षणिक संस्थाओं, शैक्षणिक सरकारी व निजी संस्थाओं में ओबीसी, एससी व एसटी के प्रवेश के लिए प्रवेश हेतु आरक्षण, ये हो गया आरक्षण। अब जो है जो 15 का 6 जोड़ा गया है, 15 का 6 आया है, इसमें क्या है
EWS के लिए मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षणिक सरकारी व निजी संस्थाओं में आरक्षण में प्रवेश हेतु आरक्षण। ये देख लीजिए क्या होता है। EWS जो आया था, EWS ये 2019 में किस एक्ट के तहत 103 संविधान संशोधन, मतलब 121 संविधान संशोधन 2019 ये हुआ था EWS। अब इसी में देखा जाए दो चीज़ें आई थी। एक तो 15 का 5 जोड़ा, 15 का 6 जोड़ा गया जो प्रवेश शैक्षिक संस्थाओं संबंधित था। प्रवेश के लिए शैक्षिक संस्थाओं, और जो है 16 का 6 में क्या रखा गया है, सरकारी संस्थाओं मतलब सरकारी नियोजन में, लोक नियोजन में आरक्षण। हालांकि इंदिरा साहनी केस वगैरह जो है इससे थोड़ा सा टकराव रहता है, तो इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। इंदिरा साहनी केस हैं, बहुत सारे वाद आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्या रहता है। 15 से 5 के बाद हो गया, 15 से 5 के बाद देखते हैं 16 में क्या रखा गया है। 16 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 16 में भी बात की गई है लोक नियोजन में समान अवसर लोक नियोजन में समान अवसर, इसकी बात इसमें की गई। अब क्या रहता है, लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कैसे क्या समान अवसर, सभी को समान अवसर मिलेगा। लेकिन उसमें भी अपवाद है। अच्छा, समान अवसर के आधार पर भेदभाव मतलब समान अवसर दिया जाएगा, किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समान अवसर में जैसे इन चीज़ों के आधार पर मतलब कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उसमें क्या है, जैसे इसके संबंधित बातें, तो ये तो एक में जिक्र हो गया, एक में जिक्र है इसका लोक नियोजन में समान अवसर। जो दूसरा जो आर्टिकल 16 का दूसरा है, इन आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे हमने बताया था पहले ही, धर्म, जाति, नस्ल, धर्म हो गया, जाति हो गया, नस्ल हो गया। फिर जो रहता है जन्म स्थान। फिर क्या रहता है इसके बाद जो देखा जाए, जन्म स्थान के बाद आ जाता है, इसमें दो चीज़ें और जोड़ दी जाएंगी। जन्म स्थान के बाद जो है रेजिडेंस, निवास जो है, एक ये नया जोड़ा जाता है निवास, और इसमें एक और चीज़ जोड़ी जाती है जो है वंश क्रम। ये दो चीज़ें नई जोड़ी गई। और लिंग तो इसके बाद था ही, जो है लिंग, जेंडर। इसके आधार पे मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी जो है कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 16 का 4, ये क्या है, OBC, SC व ST के लिए जो क्या है, के लिए लोक नियोजन में आरक्षण है। लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था जो हमने बताया था, रिजर्वेशन शुरू में बता दिया था कितने %। और क्या है, जो आर्टिकल 16 का 6 अभी जिक्र हमने किया था, इसमें जो EWS के लिए यही है लोक नियोजन में आरक्षण। अब बात कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं इसी पे, जो है लोक नियोजन में समान अवसर की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में है, सीधे सीधे पूछ लेता है।
जो है ओबीसी एससी एसटी के लिए जो नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था है 16 का 4, 16 का 3, 16 का 5, 16 का 6 ऐसे कर देता है ऑप्शन। अब उसके बाद देखते हैं चर्चा जो रहती है 17 में आर्टिकल 17 जो क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत जो है, राइट टू जो है अनटचेबिलिटी जो कह सकते हो, अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब छुआछूत का निषेध। इसके फिर क्या है, इस पर हम देखते हैं क्या छुआछूत पर निषेध, जो मतलब ये आप करेंगे तो अपराध घोषित हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ एक्ट बनाए गए थे, जैसे सिविल राइट एक्ट 1955 में, ये कामयाब नहीं हुआ इतना। फिर उसके बाद SC ST एक्ट बना, SC ST एक्ट जो है 19 किस में बना था, 1989 में बना था। इस पर है 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है यदि कोई टिप्पणियां करते हैं इस संबंध में। छुआछूत का निषेध तो था ही, इस पे संबंध में जो है कोई भी नस्लीय टिप्पणी या जात सूचक ऐसी कोई बात नहीं कह सकती है, उसके आधार पे जो SC ST एक्ट लग जाएगा। अब देखते हैं फिर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। इस पर क्या जिक्र है उपाधियों के अंत में। अच्छा, SC ST एक्ट में जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक कानून आया था, यदि कोई भी संचार के माध्यम से जो है जात सूचक या कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो वह उसको मान्य नहीं किया जाएगा, मतलब उस रिकॉर्डिंग को यदि वो साक्ष्य नहीं माना जा सकता है, उस आधार पर SC ST एक्ट नहीं लगा सकता है। यदि आप आमने सामने हैं, एक दूसरे के समक्ष हैं, तो वो कानून माना जाएगा। तो देखते हैं उपाधियों का अंत। उसके बाद आर्टिकल 18, इसमें क्या है, आर्टिकल 18 का एक पार्ट, 18 के एक पार्ट में जो है शिक्षा व रक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत। अब ये हो जाता है। फिर देखा जाए 18, ये जो आर्टिकल 18 का 2, इसमें क्या कहता है कि जो विदेश में कोई भी विदेश से उपाधि है भारतीय ग्रहण नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं किया जाएगा, कोई विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं किया जाएगा, नहीं किया सकती है, ग्रहण नहीं किया सकती है, ये बात आती है। और देखा जाए आर्टिकल जो है 18 का 3, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ के पद पर हो तो वह राष्ट्रपति की सलाह से उपाधि ग्रहण कर सकता है। मतलब कोई विदेशी भारत में लाभ के पद पर राष्ट्रपति की सलाह से क्या कर सकता है, भारत में उपाधि ले सकता है, अब देखते हैं जो 18 का 4 जो है, 18 का 4, अब कोई भारतीय विदेश में लाभ के पद पर हो तब भी वह राष्ट्रपति की सलाह से वहाँ की उपाधि ले सकता है। इसमें क्या है, कोई भारतीय विदेश में लाभ के पद पर हो तो वह क्या है, राष्ट्रपति की सलाह से वो क्या है,
उपाधि विदेश में ले सकता है। अब देखते हैं इसके बाद जो है 29 में, आर्टिकल 29 क्या रहता है। जो हमने देखा, जो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित था, जो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित बातें थी उस पर हमने चर्चा कर ली। अब उसके बाद है राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम, ये आर्टिकल जो है कितने से कितने तक है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। इस पर हम देखते हैं आर्टिकल जो है 19 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल जो 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1), जो 19(2), 19(3), 19(4) ये अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन 19(1) ही इंपॉर्टेंट बहुत माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब भाषण देने या मतलब विचार या कह सकते हो बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। ये क्या, आर्टिकल 1 का ए। फिर क्या रहता है, बोलने के बाद जो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब सभा एकत्रित करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं इधर उधर जाने की स्वतंत्रता, फिर देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, देश में कोई भी रोजगार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की बातें की गई हैं। इन स्वतंत्रताओं की बात की गई है। और इसमें पूछा है मीडिया को जो है स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार जो है वो किसके तहत है, तो वो इसी का जो है 19 का जो ए है उसी में उसको रखा गया है, 19 के फर्स्ट के ए में रखा गया है, तो अभी इसका जिक्र कर देंगे। फिर 20 में क्या रहता है, आर्टिकल जो 20 आता है वो किससे संबंधित है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोष सिद्ध के संबंध में जैसे संरक्षण किस प्रकार का, जैसे जो है जो भी सज़ा मिलेगी वर्तमान कानून के हिसाब से मिलेगी, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ, जो वर्तमान कानून होगा उसी के अनुसार उस अभियुक्त को सज़ा मिलेगी जो उसने अपराध किया है। और एक फिर आर्टिकल जो है 20 का सेकंड क्या कहता है, 20 के सेकंड में बात है, एक जो है अपराध के लिए केवल एक ही सज़ा मिलेगी, दो सज़ा नहीं हो सकती है। जैसे कोई ऐसे केस हुए हैं, जो राजीव गांधी की हत्या से संबंधित केस था, जिसमें क्या रहता है कि जो है कोई भी व्यक्ति फांसी की सज़ा है और आजीवन उम्र कैद की सज़ा काट लेता है, जैसे उसको फांसी होनी है 15 से 20 साल उसने काट लिया आजीवन कारावास, तो उसको फांसी की सज़ा से माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक सज़ा काट ली तो माफ़ी हो गई। तो इस प्रकार से मतलब एक अपराध के लिए एक सज़ा, ये आर्टिकल 20 का 2 कहता है। फिर आर्टिकल 20 का 3 जो है, यही जो जिक्र है आर्टिकल 20 के 3 में क्या कहता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वयं के गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। अब आर्टिकल हम 21 पढ़ेंगे, उसमें प्राणिक एवं दैहिक मतलब दैहिक स्वतंत्रता एवं जो है जीवन की स्वतंत्रता की बात आती है। फिर 22 इसमें निरोध संबंधित स्वतंत्रता की बात की गई है, मतलब निरोध से संबंधित जो है संरक्षण दिया जाएगा कुछ दशाओं में, सब में नहीं। ठीक, तो अब देखते हैं इसका जिक्र कर लेते हैं। तो इसका जो ए पार्ट है क्या कहा गया है इसमें, बोलने, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक। फिर क्या कहे, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये भी स्वतंत्रता है। देश में कहीं आ जा सकते हैं, देश में जाने की, घूमने की स्वतंत्रता, देश में किसी जगह जाने की स्वतंत्रता, किसी जगह राइट टू फ्रीली, ठीक। तो जगह जाने की स्वतंत्रता, ये नहीं है हमें उत्तर प्रदेश से केरल जाना है तो वीज़ा केरल का बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट जारी हो तभी जाएं, तो मतलब आने जाने की स्वतंत्रता। फिर जो है देश में कहीं भी
बसने की स्वतंत्रता, बसने की, निवास की मतलब स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था लेकिन अब समाप्त हो चुका। अब देखते हैं फिर जो है संपत्ति का जो अधिकार इसी के तहत दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। फिर जो कह सकते हो मतलब आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका, आजीविका की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, ये सब जिक्र इसमें किए गए हैं। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और एक जो है एफ को ख़त्म कर दिया गया तो ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी है, फिर ये ई है, एफ को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। संपत्ति की जो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार जो संपत्ति अधिकार संबंधित था इसको समाप्त किया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता जो इसमें दी गई थी। अब देखते हैं अब जो है जी ये है, ठीक, संपत्ति संबंधित। हालांकि जो है संपत्ति का अधिकार जो है पूरी तरीके से जो देखा जाए आर्टिकल 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में संपत्ति से संबंधित जो स्वतंत्रता थी ये थी, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वो किस में था, आर्टिकल 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। किस संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सीए द्वारा 1978 में संशोधन करके कहाँ कर दिया गया है, अब किस में है, 300A में, जो कि अब क्या है, लीगल राइट है, कानून वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट। कभी कभी ऑप्शन में दो आ जाते हैं, वैधानिक अधिकार, वैधानिक व कानूनी अधिकार, दोनों सही हैं, कानूनी अधिकार एक ही बात है। कभी कभी प्रश्न में दोनों ऑप्शन लिख देते, दोनों सही हैं जो ऑप्शन में हो, और जो ऑप्शन में दोनों देता है और दोनों विकल्प नहीं देता है तो प्रश्न ही वो गलत हो जाएगा। इसको ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। अब देख रहे हैं हम लोग जो स्वतंत्रता हमने इसकी जिक्र कर लिया। अब 20 में क्या है, अच्छा ये है स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो है लिमिटेशन भी हैं, इसकी लिमिटेशन भी है। ये नहीं है इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है कि जो मन हो वो कर सकते हो, तो कुछ लिमिटेशन है, उसको देखते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन नियंत्रण, मतलब इनमें इस पे इनका नियंत्रण भी है, मतलब इसको सीमित किया जा रहा है इस स्वतंत्रता को। तो जैसे देश की सुरक्षा के मामले में सीमित किया जाएगा, लोक व्यवस्था में सीमित हो जाएगा, लोक व्यवस्था में सीमित हो जाएगा, मतलब पब्लिक ऑर्डर में। अब जो है और के शिष्टाचार में, मॉरलिटी में सीमित हो जाएगा, शिष्टाचार के मामले में, मतलब ये नहीं किसी गालियाँ दे रहे हो तो एक शिष्टाचार भी होना चाहिए, तो गालियों देने की स्वतंत्रता नहीं है शिष्टाचार के मामले में। और जो है कह सकते हो जो कोर्ट की अवमानना, मतलब कोर्ट का कोई डिसीजन आता है उसके खिलाफ आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, वो अपमान होगा कोर्ट का, तो वो भी स्वतंत्रता नहीं है। कोर्ट की अवमानना, इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, अवमानना। और क्या देखा सकता है, कोर्ट की अवमानना के साथ कौन स्वतंत्रता है पे मतलब प्रतिबंधित है, किस मामले में, देश की एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की एकता एवं अखंडता। जैसे कोई सम्मेलन कर रहे हो तो कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहे हो जो देश की एकता और अखंडता इसको बाधित कर रही है, उसमें हथियार, कट्टे, बंदूकें नहीं हो सकती हैं। जो भी सभा आयोजित करोगे शांतिपूर्ण ढंग से सभा का आयोजन किया जाएगा, और देश की एकता और अखंडता संबंधित कुछ भी यदि करते हो तो स्वतंत्रता नहीं है, के खिलाफ यदि कुछ करते हो। और क्या हो सकता है, जो देश की तो ये हो गया, अब इसमें कुछ और भी स्वतंत्रता जैसे कुछ बात की गई है, जैसे देश की सुरक्षा हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, शिष्टाचार हो गया, और जैसे कह सकते हो कोर्ट की अवमानना हो गया, देश की एकता अखंडता। उसके साथ ही जो विदेशी संबंध हैं उनमें भी दिक्कत नहीं कर सकते हो, विदेशी संबंध हैं, मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते हो जो पड़ोसी, जो मित्र देश है उससे संबंध बिगड़े। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया, मतलब स्वतंत्रता को सीमित करने का उल्लेख किया गया है, प्रश्न पूछा जाता है इनसे संबंधित।
तो अब हम आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे लेक्चर में क्या रहता है, आर्टिकल जो है 21 को बताएंगे। आर्टिकल 21 में जैसे क्या कहा गया है, प्राणिक, दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता। फिर 21 में जैसे उसमें बहुत सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन कर दिया गया है, जैसे कि खाने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, शिक्षा, जो ये स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता कह सकते हो एक प्रकार से अधिकार है ये, मतलब खाने का अधिकार, ठीक, सोने का भी अधिकार, ये कह सकते हो इधर उधर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार, इस प्रकार की बातें जो है, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार। तो जैसे कभी कोई प्रश्न आता है विदेश जाने की जो अधिकार है वो किस में समाहित है, तो वो आर्टिकल 21 में समाहित है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये किसमें सब विदेश जाने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार, ये सब किसमें बातें, आजीविका का अधिकार, ये किसमें जिक्र किया गया, जो मेनका गांधीवाद हुआ था उसमें इसका सब जिक्र किया गया। 22 में हमने निवारण से संबंधित बताया था, निरोध, जो निरोध मतलब डिटेंशन कह सकता है, डिटेंशन दो प्रकार से कह सकता है, एक सामान्य गिरफ्तारी के रूप में, एक जो है शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाना। शक के आधार पर गिरफ्तार किए जाते हो तो 3 महीने से ऊपर जेल में नहीं रखा सकता है। हाँ, उस परिस्थिति में रखा सकता है जब कोई समिति बने, सिफारिश करती है कि हाँ ये सही में जो है देश के लिए घातक है, व्यक्ति षड्यंत्र रच रहा था, तो 1 वर्ष तक जेल में हो सकते हो, वरना अधिकतम 3 वर्ष तक रखे जा सकते हो। तो उस पर चर्चा होगी। फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 आता है। 23 में जो है बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जो है इस प्रकार का, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हो, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से संबंधित जो सुरक्षा प्रदान की गई है वो आर्टिकल 23 में। 24 में जो जोखिम कारखानों या जोखिम ऐसे कोई भी फैक्ट्री है उसमें बच्चों का काम करना प्रतिषेध है, तो उससे जिक्र किया गया है। फिर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। जैसे 25 में किसी भी धर्म को अंतःकरण रूप से हम मान सकते हैं, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है कि हम ये नहीं धर्म को स्वीकार करें या इस धर्म को स्वीकार करें। फिर जो 26 है उसमें किसी भी धर्म के मामले में प्रबंधन करने की क्षमता है, कोई भी धार्मिक मामला हो उसका प्रबंध कर सकते हो। फिर जो 27 में जो धार्मिक मामलों में कर से छूट दी जाती है। 28 में जो धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। फिर जो है 29-30 आता है जिसमें जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। फिर 30 जो आता है उसमें जो मतलब कह सकते हो भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक हैं अपने रुचि के आधार पे जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। फिर जो है आर्टिकल हम 32 में आ जाते हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, जिसमें जो है न्यायालय जो है हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है रिट जारी करके। तो रिट हम लोगों को पढ़नी होगी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, हैबियस कॉर्पस, फिर उत्प्रेषण परिणामों का सेट्योरी, फिर प्रतिषेध जो है प्रोहिबिशन, इस प्रकार की जो है परमादेश मेंडामस। तो इस अधिकार परीक्षा कोई वारंटो, इन पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है, क्योंकि ये वर्तमान परिदृश्य में ये सब चीज़ें काफ़ी प्रभावी रहती हैं। तो इसी के साथ आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।